नमस्कार, हेलो। हम हर हफ्ते क्रिमिनल लॉ पे सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट को समझेंगे। इस हफ्ते की जो जजमेंट है उसका नाम है पवन कुमार गोयल वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। ये जजमेंट आई है 17 नवंबर 2022 को। 2 जज का बेंच था। जस्टिस कृष्ण मुरारी ने ये जजमेंट लिखी है। ये जजमेंट चेक बाउंस के केस पे है। चेक बाउंस का केस जब किसी कंपनी के खिलाफ हो, उस पे जजमेंट है। इस केस के फैक्ट समझ लेते हैं। बड़े सिंपल से फैक्ट्स हैं। 2 कंपनी है, एक पवन हार्डवेयर स्टोर, एक रवि ऑर्गेनिक। पवन हार्डवेयर स्टोर के मालिक पवन कुमार गोयल हैं और रवि ऑर्गेनिक्स को देवेंद्र कुमार गर्ग ये चलाते हैं। कंपनीज मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश की हैं। उत्तर प्रदेश के वेस्टर्न हिस्से में मुजफ्फरनगर नाम की एक जगह है। तो एक कंपनी है पवन हार्डवेयर स्टोर, दूसरी है रवि ऑर्गेनिक्स। पवन हार्डवेयर स्टोर मशीनरी और स्पेयर पार्ट्स बनाते हैं। रवि ऑर्गेनिक्स केमिकल्स की सेल और मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। रवि ऑर्गेनिक्स सामान खरीदते हैं पवन हार्डवेयर स्टोर से और उसके बदले में उनको 10 लाख रुपए का चेक देते हैं। ये चेक 24 दिसंबर 2012 को बाउंस हो जाता है। फिर उनको वो नोटिस भेजते हैं और उसके बाद वो केस करते हैं। अब केस करते हुए वो 2 गलतियां कर देते हैं। 2 गलतियां क्या हैं? एक तो उन्होंने कंपनी को अक्यूज नहीं बनाया, मतलब रवि ऑर्गेनिक्स को अक्यूज नहीं बनाया, ये पहली गलती उनकी। दूसरी गलती, उन्होंने ये नहीं लिखा कि इनका ये शब्द होते हैं कि देवेंद्र कुमार गर्ग जिनके खिलाफ वो केस किया, ये इंचार्ज एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंडक्ट एंड बिजनेस ऑफ द कंपनी, ये लिखना जरूरी होता है। तो उन्होंने ये नहीं लिखे। ये 2 गलतियां की। एक तो कंपनी को अक्यूज नहीं बनाया और ये नहीं लिखा कि इंचार्ज ऑफ एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंडक्ट एंड बिजनेस ऑफ द कंपनी। चेक बाउंस का केस सेक्शन 138 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 के अंदर होता है। उसके अंदर कोई भी डेट या लीगल लाइबिलिटी जब हो जाए, उसके लिए अगर वो चेक बाउंस हो जाए, आप बैंक में लगाओ और बैंक से इनसफिशिएंट फंड्स या चेक बाउंस का आप पता चल जाए कि चेक वाली पेमेंट हुई नहीं है, फिर आपको 2-3 चीज़ों का ध्यान रखना होता है। वो बैंक से इंफॉर्मेशन आने के 30 दिन के अंदर अंदर आपको नोटिस भेजना होता है जिसने चेक दिया उसको, और वो नोटिस जब उनको मिलेगा उससे 15 दिन के अंदर अंदर उन्होंने वो पेमेंट करनी होती है। अगर वो ना करें तो चेक बाउंस का ऑफेंस हो गया। उस ऑफेंस के 30 दिन के अंदर अंदर आपको केस करना होता है। ये मैं टाइमलाइन फिर से बता देता हूँ। जैसे आपने चेक बैंक में लगाया वैलिड डेट के अंदर, बैंक से आ गया कि चेक बाउंस हो गया है, इनसफिशिएंट फंड्स हैं, उसके 30 डेज के अंदर अंदर आपको उनको नोटिस भेजना है। जिस पार्टी ने चेक लिख के दिया था, आपको चेक लिख दिया था, वो चेक के नोटिस मिलने के 15 दिन के अंदर अंदर उन्होंने वो पेमेंट करनी है चेक की। अगर वो पेमेंट कर देंगे तो चेक बाउंस का केस नहीं होगा, लेकिन अगर पेमेंट ना करें तो चेक बाउंस का ऑफेंस हो गया। और ये 15 दिन के बाद आपको 30 डेज के अंदर अंदर वो केस करना होता है। ये 30 डेज की बात वाली लिमिट सेक्शन 142 में बताई हुई है। और सेक्शन 141 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के ही उसमें बताया कि चेक बाउंस का केस अगर कंपनी के खिलाफ हो तो कैसे हो। उसमें पहली चीज़ है कि हर वो इंसान जो कि इंचार्ज एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंडक्ट ऑफ एंड बिजनेस ऑफ कंपनी, उसके खिलाफ भी ये केस हो सकता है। दूसरा, अगर कंसेंट, कनाइवेंस या नेग्लेक्ट, यानी अगर आपकी हाँ है या आपने साजिश की है या आप ही ने कोई लापरवाही की है, उन लोगों के खिलाफ भी केस हो सकता है। ये पहले और दूसरा हिस्सा 141 में ये बताया हुआ है। तो इन 3 सेक्शंस की बात है। अब इस केस पे आते हैं। तो उन्होंने केस करते हुए 2 गलतियां कर दी लिखते हुए, पर मजिस्ट्रेट ने समन्स इश्यू कर दिए। जिन्होंने चेक लिखा था वो सेशन कोर्ट गए ये समनिंग ऑर्डर क्वेश कराने के लिए। सेशन कोर्ट ने कहा कि कमर्शियल ट्रांजैक्शन है और अगेंस्ट आउटस्टैंडिंग पेमेंट चेक इशू किया है, तो उन्होंने नहीं सुनी। उसके बाद हाई कोर्ट गए और हाई कोर्ट ने क्वेश कर दिया केस, पूरा चेक बाउंस का केस ही क्वेश कर दिया। अब वो सुप्रीम कोर्ट आए हैं। जिन्होंने 10 लाख रुपए लेने थे वो सुप्रीम कोर्ट आए हैं। दोनों साइड के वकील ने क्या आर्गुमेंट दी और सुप्रीम कोर्ट ने कैसे सारी बातों को समझा, वो हम देख लेते हैं। उनके वकील ने कहा, जिनको चेक मिला था, जिन्होंने 10 लाख रुपए लेने थे, उनके वकील ने कहा कि चेक जो है वो इश्यू हुआ है पेमेंट ऑफ आउटस्टैंडिंग ड्यूज ऑफ सप्लाईज ऑफ मटेरियल, कि इन्होंने मटेरियल सप्लाई किया था, उसके एवज में चेक इशू हुआ है, तो लीगल लाइबिलिटी है। और मजिस्ट्रेट ने सही किया समन्स इशू करके, और हाई कोर्ट ने गलती की क्वेश करके। और उन्होंने एक और बात कही कि ये टाइपोग्राफिकल एरर था कि उन्होंने कंपनी को एक्यूज नहीं बनाया। और क्योंकि सीआरपीसी में या एनआई एक्ट, एनआई मतलब नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, इसमें कहीं प्रोविजन तो है नहीं कंप्लेंट अमेंड करने का, तो हम कंपनी को अक्यूज नहीं बना पाए। ये टाइपोग्राफिकल एरर था।
फिर दूसरी साइड के वकील जिन्होंने चेक लिखा था, उनके वकील ने क्या कहा, रिस्पोंडेंट, उन्होंने कहा कि कंपनी को जब अक्यूज ही नहीं बनाया तो प्रोसीडिंग्स जो हैं वो मेंटेनेबल ही नहीं है, वो चलनी ही नहीं चाहिए। दूसरा कि ये सब बातें, ये अवर्मेंट्स, मतलब कंप्लेंट में ही ये बातें लिखनी होती हैं। तो ये दोनों साइड के वकील ने आर्ग्यूमेंट दिया। अब सुप्रीम कोर्ट ने 2 सवाल खुद के लिए दिए इस केस में कि इन 2 सवालों के जवाब हमें चाहिए। पहला कि क्या डायरेक्टर के खिलाफ केस हो सकता है जब कंपनी को ही अक्यूज नहीं बनाया गया? क्या डायरेक्टर के खिलाफ भी केस हो सकता है अगर कंपनी को ही अक्यूज नहीं बनाया है चेक बाउंस के केस में? और दूसरा सवाल कि जब कंप्लेंट में लिखा ही नहीं कि डायरेक्टर का रोल कैसे है, कि वो कैसे इंचार्ज एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंडक्ट एंड बिजनेस ऑफ द कंपनी, तो क्या डायरेक्टर के खिलाफ केस चल सकता है? इन 2 सवालों का जवाब दिया गया और यही 2 गलतियां की थी उन्होंने कंप्लेंट करते हुए। तो सुप्रीम कोर्ट, सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट ने सेक्शन 138 समझाया, जो कि मैं अभी बता चुका हूँ, और सेक्शन 141 बताया। सेक्शन 141 में लिखा हुआ है एवरी पर्सन एज वेल एज कंपनी, तो कंपनी भी अक्यूज होगी और एवरी पर्सन हु इज इन चार्ज एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंडक्ट एंड बिजनेस ऑफ द कंपनी। तो एवरी पर्सन शब्द यूज हुआ है सेक्शन 141 में। और दूसरे हिस्से में हो कंसेंट, कनाइवेंस या नेग्लेक्ट, मतलब हाँ हुई हो या आपने साजिश की हो या आपकी तरफ से लापरवाही हो। और सुप्रीम कोर्ट ने फिर 2 जजमेंट्स का नाम लिया, दोनों ही बड़ी कंपनी के चेक बाउंस केसेस के लिए दोनों फेमस जजमेंट है। 3 जज के बेंचेस की हैं दोनों जजमेंट। पहली जजमेंट है SMS फार्मा वर्सेस नीता भल्ला, ये 2005 का केस था। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि सेक्शन में लिखा हुआ है एवरी पर्सन, लेकिन एवरी पर्सन के खिलाफ केस नहीं होगा जब तक कि वो इंचार्ज या रिस्पॉन्सिबल ना हो, तभी उनकी लायबिलिटी होगी। अगर जिन्होंने कानून बनाया है, लेजिस्लेचर, वो चाहते कि एवरी पर्सन के खिलाफ हो तो वो एवरी पर्सन ही लिखते, सिर्फ ये लाइन ना जोड़ते कि इंचार्ज एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंडक्ट एंड बिजनेस ऑफ द कंपनी। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस जजमेंट में बताया था कि एवरी पर्सन के खिलाफ केस नहीं हो सकता, कि कोई भी कंपनी के साथ जुड़ा हुआ इंसान है सबके खिलाफ केस हो जाए, ऐसा नहीं होगा। सिर्फ जो इंचार्ज है और रिस्पॉन्सिबल है उनके खिलाफ केस होगा, नहीं तो सेक्शन में सिर्फ एवरी पर्सन ही लिखा रहता। और ये बात क्लियरली कंप्लेंट में लिखनी होंगी। ये बातें सुप्रीम कोर्ट ने कही थी। SMS फार्मा वर्सेस नीता भल्ला, ये 2005 का केस था। अब दूसरा केस जो सुप्रीम कोर्ट ने बताया वो था अनीता हाडा वर्सेस गॉडफादर ट्रेवल्स, ये 2012 का केस था। ये भी 3 जज के बेंच का केस जजमेंट थी। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने बताया था कि जब भी कंपनी के खिलाफ केस होगा तो कंपनी के बाकी, अगर कंपनी को ही अक्यूज नहीं बनाया तो कंपनी के बाकी लोगों के खिलाफ केस नहीं हो सकता, तो कंपनी को अक्यूज बनाना जरूरी है। अब सुप्रीम कोर्ट इस केस पे आए, उन्होंने बताया कि इन्होंने कंप्लेंट में लिखा हुआ है देवेंद्र कुमार गर्ग सन ऑफ दिस डायरेक्टर रवि ऑर्गेनिक्स, कैसे इनका क्या रोल है, इन्होंने वो उस टाइम पे कैसे इंचार्ज या रिस्पॉन्सिबल थे, ये कहीं लिखा ही नहीं है। कंपनी को अक्यूज नहीं बनाया इन्होंने। वो अवरमेंट, मतलब अपनी शिकायत में आपको ये बात लिखनी होती है कि कैसे ये ऑफेंस जब हुआ तो ये इंसान इंचार्ज एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंडक्ट एंड बिजनेस ऑफ द कंपनी, ये लिखना आपको जरूरी होता है कंप्लेंट में। और पिटिशनर ने, मतलब जिन्होंने केस किया है, उन्होंने किसी स्टेज पर कोशिश नहीं की कंप्लेन की कंपनी को भी अक्यूज बनाया जाए, ऐसी इन्होंने कोशिश तक नहीं की है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो लायबिलिटी है इसकी, क्रिमिनल लायबिलिटी, वो रोल पर डिपेंड करती है, क्योंकि सेक्शन 138 चेक बाउंस के केस में 2 साल तक की सजा हो सकती है और जितना चेक का अमाउंट है उससे डबल जुर्माना या ये दोनों चीज़ें हो सकती हैं। तो क्योंकि ये क्रिमिनल लायबिलिटी है और इसमें हम इनडायरेक्टली किसी को लायबल बना रहे हैं, तो इसके लिए वो लायबिलिटी सिर्फ उसके रोल पे डिपेंड करेगी। जैसे सुप्रीम कोर्ट ने इसी में उदाहरण दिया कि कोई मैनेजिंग डायरेक्टर है, जॉइंट मैनेजिंग डायरेक्टर है, उनके नाम से दर्शा रहा है कि वो इंचार्ज एंड रिस्पॉन्सिबल है, या जिसने चेक पर साइन किए हैं उसका पता चल रहा है कि वो भी उस ऑफेंस का पार्ट हो गया, लेकिन ऐसी ये सब बातें आपको कंप्लेंट के अंदर लिखनी होंगी। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाई कोर्ट ने सही ठहराया है फैसला, जब तक कि कंपनी को ही अक्यूज नहीं बनाया और ना आपने ये बताया कि डायरेक्टर कैसे इंचार्ज एंड रिस्पॉन्सिबल है, तो उनके खिलाफ केस नहीं हो सकता। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये केस को क्वैश कर दिया। तो ये थी हमारी इस हफ्ते की क्रिमिनल लॉ पे जजमेंट। हमें भी जब भी हम चेक बाउंस का केस करें तो हमें 2 बातों का ध्यान जरूर रखना है। अगर वो चेक बाउंस का केस कंपनी के खिलाफ हो, और कंपनी का मतलब फर्म भी हो सकता है और एनी एसोसिएशन ऑफ पर्संस हो सकता है, तो हमें 2 बातों का ध्यान जरूर रखना है। पहली बात कि कंपनी को भी अक्यूज जरूर बनाए,
जब भी चेक बाउंस का केस करें। और दूसरा, जिस इंसान के खिलाफ भी केस कर रहे हो, आपको उसमें लिखना ज़रूरी है कि ये इंचार्ज एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंडक्ट ऑफ बिजनेस ऑफ द कंपनी, कि कैसे जब ऑफेंस हुआ ये इंसान इंचार्ज था, ये आपको लिखना होगा, ये शब्द लिखने होंगे कि इंचार्ज ऑफ एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंडक्ट ऑफ द बिजनेस ऑफ द कंपनी। तो ये थी हमारी इस हफ्ते की क्रिमिनल लॉ पे जजमेंट। हम अगले हफ्ते एक और क्रिमिनल लॉ पे जजमेंट आपके साथ समझेंगे। नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू।